स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स, जिसमें हम अध्याय नंबर 2 चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे। इसमें हमने अभी तक जो हमारा समीकरण है उसको हल करने की विधि में चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये 3 विधियां हमने सीख ली है। और इसके बाद हमारा बचा है चौथा मेथड है वज्र गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की अगर बात किया जाए तो ये छोटा सा एक फार्मूला होता है। जैसे उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, तो इसमें एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, और पुट करके जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि से हल निकाला एक्स वाई का, जैसे विलोपन से निकाला, उसी तरह इसमें भी क्या करते हैं, हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो सूत्र है इसका डेरिवेशन कुछ अलग होता है। इसका डेरिवेशन करने में लंबा प्रोसेस रखता है। मैं चाहूँ तो आपको सिर्फ फार्मूला लिखा के उसको अगर बता दूँ तब भी आप समझ जाएंगे, लेकिन इसकी डेरिवेशन हम समझेंगे। डेरिवेशन क्यों समझेंगे? क्योंकि आगे हमारा एक टॉपिक आएगा समीकरण निकाय का हल पता करना। तो समीकरण निकाय का हल पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा जो एक युगपत समीकरण है, इसमें से क्या मिलेगा, कुछ कंडीशंस निकलेंगे, 3 कंडीशन निकलेंगे। ठीक है, उन्हीं 3 कंडीशनों के बेस पे हम हमारे जो समीकरण होगा उसका हम हल पता करेंगे, कौन सा हल हो सकता है। आपने देखा कि हमारे समीकरण के 3 हल होते हैं। पहला अद्वितीय हल होता है, दूसरा कोई हल नहीं होता, और तीसरा अनेक हल होते हैं। तो इसको इसमें चर्चा करेंगे। तो ये जो वज्र गुणनखंड विधि है, इसमें आपका 2 टॉपिक एक साथ कंप्लीट होगा। पहला तो हम देखेंगे समीकरण निकाय का हल पता लगाने का 3 कंडीशन, और उसके बाद फिर हम इसके बाद देखेंगे फिर वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियोस को स्टार्टिंग से अंत तक देखिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए कि मैं आप लोग को बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए बच्चों, ये युगपत समीकरण का व्यापक रूप लिखा हुआ हूँ। आप लोग को एक बात फिर से बता देता हूँ कि युगपत समीकरण क्या चीज़ होता है। मैंने पिछली क्लास में तो पूरा युगपत समीकरण का बेसिक लिया था। तो युगपत समीकरण कहने का मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, 2 कांस्टेंट टर्म हो, सॉरी बोलता हूँ 2 कांस्टेंट, 2 वेरिएबल टर्म हो, एक्स और वाई। आप देख पा रहे हैं 2 वेरिएबल होगा, तो 2 वेरिएबल टर्म वाले 2 इक्वेशन हो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जब 2 इक्वेशन को एक साथ लिखा जाता है, जिसमें कैसा हो, दो क्या हो, वेरिएबल्स हो, तो 2 इक्वेशन को एक साथ लिखना, वही क्या कहलाता है, आपका युगपत समीकरण कहलाता है। तो ये युगपत समीकरण है। अब हमें क्या करना है, इसका हल करना है, इसका हमें हल करना है, और हल करके इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है सबसे पहले। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए अभी तक हमारे पास 3 विधि है। तो आलेखित तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें ग्राफ बनाना पड़ता है, उसको छोड़ दीजिए। विलोपन है, प्रतिस्थापन है, तो इन दोनों विधि में से किसी भी एक विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व करूंगा, क्योंकि जटिल प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि क्या होता है, सरल पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब आपको पता है कि विलोपन विधि से जब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तब यहाँ पर क्या होगा, मान ले हमें x को कटाना है तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ पे y को कटाना है तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे y को कटाना है। ठीक बच्चों, किसको कटाना है, y को कटाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b1 है, यहाँ पे b2 है, तो पहले इसके कांस्टेंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं इसमें मैं क्या करूँ, b2 का इंटू कर दूँ, इसमें b1 का इंटू कर दूँ। समीकरण 1 में b2 का, समीकरण 2 में b1 का, तो ये क्या हो जाएगा, y वाला टर्म इक्वल हो जाएगा, फिर दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, क्या करेंगे, हम यहाँ पर बातों को लिख देते हैं। समीकरण जो 1 होगा इसमें हमें क्या करना होगा, b2 का इंटू करना होगा, और समीकरण 2 में क्या करना होगा, b1 का इंटू करना होगा, और समीकरण 1 में क्या करना होगा, उसको माइनस करना है। ठीक है, ये तो चलिए कर देते हैं। इसमें b2 को करना है, तो ये हो जाएगा b1 b2x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, b1 का करना है, b1 कर दी तो ये हो जाएगा a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इक्वल ये हो जाएगा 0। ये अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो माइनस करते हैं, तो आपको पता है कि जब माइनस करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
ये प्लस वाला माइनस, ये भी प्लस वाला माइनस, ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस के कारण आपका b1 b2 y b1 b2 y कर जाएगा और आपका बच जाएगा, ये जो जितने बच गया वो बच जाएगा। इसको देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मतलब x को बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1, ये x। ठीक है, इधर आपका बच जाएगा प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए a1 b2 माइनस a2 b1 x, और इसको हमें क्या करना, उस साइड लेके जाना। तो इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा b1 c2 प्लस में ये माइनस हो जाएगा b2 c1। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा x इक्वल b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गया। x वैल्यू क्या मिला, b1 c2 जी, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये मुझे क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गया। अब इस x की वैल्यू को कोई भी एक समीकरण में पुट करिए और y का वैल्यू फाइंड करिए। इसको मैं समीकरण 1 में पुट करता हूँ। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है आपका, a1 है, तो डायरेक्ट मैं पुट करता हूँ x का मान, ये यहाँ पर है b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इधर है प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्योंकि y की वैल्यू निकालना तो इसको राइट साइड लेके चले जाइए और इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा a1 b1 c2 माइनस a1 b2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्लस c1, जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस b1 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, इनको अब ऐड करना है हमको। ये देखिए अगला मैं इधर लिखता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा a1 b1 और c2 माइनस a2 a1 हुआ a1 b2 c1। ठीक है, फिर ये ऐड करूँगा तो प्लस ये हो जाएगा c1, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 ये। ठीक है, फिर ये हो जाएगा डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, और इधर हो जाएगा इक्वल माइनस b1 y। ठीक है, अब देखिए, अब इसका अंदर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ c1 का, तो ये आपका आ जाएगा a1 b1 c2 माइनस a1 b2 c1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा a1 b2 c1, ये हो जाएगा माइनस a2 b1 और ये हो जाएगा c1। ठीक है, डिवाइड बाई आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इधर हो जाएगा इक्वल माइनस b1 y। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि माइनस a2 c1 और प्लस a1 b2 c1। ठीक है, माइनस a1 b2 c1 प्लस a1 b2 c1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और ये आपका बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा। इसमें से मैं क्या करता हूँ, b1 कॉमन ले लेता हूँ, तो b1 जब कॉमन लूँगा तो ये मेरा आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1। ठीक है, ये डिवाइड बाई ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब इधर आ गया आपका इक्वल माइनस b1 y। तो आप देखिए इधर b1 और इधर का b1 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा क्या, a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल ये हो जाएगा माइनस का y। ठीक है, अब माइनस का y आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस को बाहर निकालना है। ठीक है, माइनस को इसका कटाना है, तो माइनस कटाने के लिए इसमें से माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें से माइनस बाहर निकालूंगा, देखिए थोड़ा सा मैं अलग टाइप करूँगा, इसमें जब माइनस बाहर निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकता हूँ c1
A2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसको लिख सकता हूँ माइनस इसको C2 A1, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया बात, ये A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल हो जाएगा माइनस वाई, माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल हो जाएगा ये y, ठीक है। अर्थात यहाँ पर y की जो वैल्यू मिल जाएगा y इक्वल हो जाएगा आपका C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। ये मिल गया आपका y के वैल्यू, ये ठीक है। जब हमने क्या किया, युगपत समीकरण को जब हमने सॉल्व किया इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारा क्या हुआ, x की वैल्यू ये मिला और y की वैल्यू ये मिला, ठीक है। अब चलिए आगे इसमें देखते हैं, अब 3 कंडीशंस बनेंगे इसके, ठीक है। तो 3 कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं उसको देखते हैं फिर, ठीक है। देखिए, जब आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब सॉल्व किया तब आपको x की वैल्यू क्या मिला, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। y की वैल्यू आपको क्या मिला, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा 3 कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो पहला देखिए कंडीशन, पहला कंडीशन क्या बनता है, यदि क्या हो, इफ, मैं हिंदी में लिखता हूँ, यदि A1 B2 माइनस A2 B1 नॉट इक्वल हो 0 का। नॉट इक्वल हो 0 का कहने का मतलब क्या है, इसलिए इसको 0 नहीं, इसलिए इसको 0 मत हो बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये 0 होगा तो मान लिया जाए, आप लोग को पता होगा कि कोई भी जो भिन्न, जैसे x और y एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर मान लिया जाए x डिवाइड बाई 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या मिलता है, हमको इन्फिनिटी मिलता है। मेरे कहने मतलब अगर 5/0 है तो इसकी वैल्यू क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है, ठीक है। यानी अगर कोई भी भिन्न है, ठीक है, उसके नीचे अगर 0 आ जाता है, ऊपर चाहे कुछ भी नंबर है, तब ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। अगर ये 0 की इक्वल हो जाएगा तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए हम पहला कंडीशन ये लगाते हैं कि अगर क्या हो, इसका जो अंश है, सॉरी अंश बोलता हूँ जी, हर जो है, नीचे का जो मान है, हर जो है, ऊपर अंश है नीचे हर है, तो हर जो है अगर ये 0 की इक्वल ना हो तब की स्थिति में क्या होगा, तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A1 B2 नॉट इक्वल होगा A2 B1 का, ठीक है। अब ए को एक साइड ले लेते हैं, A1 A2 नॉट इक्वल होगा B1 B2, यानी जब जो हमारा भिन्न है, माने इसका जब नीचे वाला जो हर जो है अगर 0 की इक्वल ना हो तब हमारा कंडीशन आएगा A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल होगा B1 डिवाइड बाई B2। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए A1 A2 B1 B2, अब A1 A2 B1 B2 क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं x और y के क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। जब ऐसा कंडीशन आए कि A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल हो B1 डिवाइड बाई B2 का, तब जो हमारा हल जो होगा ये हमें क्या मिलेगा, अन्य अद्वितीय हल मिलेगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और अगर हम ग्राफ की बात करें, मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पेपर पे, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कहने का मतलब ये होता है कि मान लिया जाए दोनों इक्वेशन को लेते हैं और दोनों इक्वेशन को लेके अगर ग्राफ बनाते हैं, दोनों किसी न किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा दोनों ग्राफ, ठीक है। इसलिए क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा ग्राफ की बात करें तो, ठीक है। कंडीशन नंबर 1। चलिए और इसमें कंडीशन देखते हैं, ठीक है। कंडीशन सेकंड देखते हैं। देखिए कंडीशन सेकंड क्या है, यदि मान लिया जाए, हमने अभी देखा कि ये इक्वल ना हो, हमने क्या देखा अभी, ये इक्वल ना हो, क्या, हर अगर इक्वल ना हो, मान लीजिए इक्वल हो जाए तब क्या होता है, देखिए इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, A1 डिवाइड बाई A2 माइनस A2 B1 इक्वल हो जाए अगर 0 का, तब क्या होगा, तब यहाँ से हो जाएगा A1 B2 इक्वल हो जाएगा A2 B1, ठीक है। और यहाँ से A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल हो जाएगा B1 डिवाइड बाई B2 को, इसको हम क्या कर लेते हैं, K की इक्वल मान लेते हैं। और यदि क्या किया जाए, यदि C1 डिवाइड बाई C2 को भी अगर K की इक्वल मान ले तो ये हमारा हो जाएगा A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल B1 डिवाइड बाई B2
इक्वल C1 डिवाइड बाई C2 इक्वल ये हो जाएगा K। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन मिलता है, ये वाला कंडीशन मिलता है कि A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल C1 डिवाइड बाई C2, यानी इनके जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट जो अचर पद है ये अगर डिवाइड के फॉर्म में आ जाए, तब की स्थिति में जो हमारा हल होगा, जो हमारा हल जो होगा ये क्या मिलेगा हमको, अनेक हल मिलेंगे, अनेक हल प्राप्त होगा। ठीक है, और अब हमारा जो ग्राफ होगा, तो आप लोग जानते हैं अनेक हल के लिए हमारा ग्राफ क्या होता है, समपाती होते हैं। ठीक है, रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं समपाती होगी। समपाती होगी कहने का मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि ऐसा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और पहले दिए गए इक्वेशन के लिए अगर हम एक ग्राफ पे उसको दर्शाते हैं तो ये लाइन आ गया, जब दूसरे इक्वेशन के लिए भी जब हम ग्राफ पे उसको दर्शाएंगे तो क्या होगा, जस्ट उसके ऊपर आ जाएगा ऐसा, यानी इनके सारे पॉइंट्स क्या मिलेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं समपाती हो जाना और उसके ऊपर आ जाना। ठीक है, कोइंसिडेंट हो जाना, तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं प्रूफ करके भी बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। तो मान लिया जाए इसको हमने k की इक्वल माना, तो a1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, a2 k निकलेगा। अगर b1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं b2 k निकलेगा, और अगर c1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये क्या निकलेगा, c2 k निकलेगा। देखिए इसको मैं थोड़ा प्रूफ करके बताता हूँ कि कैसे ऐसे आएगा करके। ठीक है, तो देखिए अगर इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में यानी इस समीकरण में क्या कर दीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए तो a1 की जगह क्या रखना है आपको, a2 k रखना है x, प्लस ये b1 की जगह b2 k रख दीजिए क्योंकि ये b1 की वैल्यू यहाँ से मिला है y, प्लस c1 की जगह रख दीजिए c2 k इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसमें से k सभी से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा a2 x प्लस b2 y प्लस C2 इक्वल ये हो जाएगा हमारा 0। k को जब उधर लेके चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल 0। यानी आपने देखा कि जब इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने वैल्यू पुट किया तो हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। ऐसा कब मिला, जब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने a1 a2 b1 b2 a1 b1 और c1 की जब वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, तब हमको क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 के जैसे मिल गया। ऐसा कब मिला, ऐसा क्यों मिला, क्योंकि क्या होगा, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों जब इक्वल होंगे तभी तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट करने पर समीकरण 2 हमें मिल जा रहा है। इसका कहने का मतलब अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, तभी तो हमको समपाती ग्राफ मिलेगा, तभी तो हम ग्राफ खींचेंगे तो एक के ऊपर एक आ जाएगा, माने उनके जो समीकरण 1 के जितने भी पॉइंट्स होंगे वही पॉइंट हमें समीकरण 2 में भी मिलेगा। तभी तो एक जब ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, समीकरण जो 1 है और समीकरण 2 है वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हैं। यानी समीकरण 1 व 2 दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों इक्वल होते हैं तो जो उनके जो हल होते हैं वो क्या मिलते हैं, अनेक हल मिलते हैं, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है। तो हम और हमारा जो ग्राफ बनता है वो कैसा ग्राफ बनता है, समपाती ग्राफ बनता है। इसको आपने प्रूव किया। ठीक है, एक और कंडीशन बनेगा, कंडीशन नंबर 3। देखिए इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा कि a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल होगा b1 डिवाइड बाई b2 का, बट नॉट इक्वल होगा c1 डिवाइड बाई c2 का। समझ में, यानी क्या होगा, a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल होगा b1 डिवाइड बाई b2 का, लेकिन c1 डिवाइड बाई c2 इक्वल नहीं होगा, यानी जो कांस्टेंट टर्म है वह इक्वल नहीं होगा। तब की स्थिति में हमारा क्या होगा, जो हल होगा ये हमको कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी अगर हम ग्राफ की बात करें तो आपको पता है कोई हल नहीं मिलता, तब किससे हमारा ग्राफ कैसा होता है, समांतर ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, समांतर ग्राफ होता है। समांतर ग्राफ होता है कहने का मतलब
अगर मान लीजिए ग्राफ पेपर पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारा अगर पहला इक्वेशन का लाइन ऐसा है तो दूसरा इक्वेशन का लाइन भी इसी तरह क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन का। ठीक है, तो कंडीशन थर्ड जो होता है a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल हो जाएगा b1 डिवाइड बाई b2 का, परंतु इसका कांस्टेंट जो टर्म होगा c1 डिवाइड बाई c2 ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, समीकरण का कोई हल नहीं मिलेगा और हमारा जो ग्राफ अगर उसका बनाएंगे उस इक्वेशन का तो हमें क्या ग्राफ प्राप्त होगा, समानांतर ग्राफ होगा। तो ये जो कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तीनों को आप याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं तीनों से हम किसी भी इक्वेशन में जब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन का हम जब चेक करेंगे तो अगर ये तीनों कंडीशन हमको प्राप्त होगा और इस कंडीशन को चेक करके हम बता सकते हैं कि उसका हल कैसा होगा बिना सॉल्व किए। किसी भी जो युगपत समीकरण दिया रहेगा, जो समीकरण दिया रहेगा, उसको बिना सॉल्व किए हम उसके हल की जांच कर सकते हैं। कैसे? उसके a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2 और c1 डिवाइड बाई c2 को जब करेंगे तब हम पाएंगे कि a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल हो रहा है b1 डिवाइड बाई b2 का, तब अद्वितीय हल होगा। और a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल c1 डिवाइड बाई c2, अगर ये तीनों इक्वल हो जाए एक साथ तो हमको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, अनेक हल मिलेंगे, रेखाएं क्योंकि संपाती होगी ग्राफ में। कंडीशन नंबर 3, a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल हो जाए b1 डिवाइड बाई b2 का बट नॉट इक्वल हो c1 डिवाइड बाई c2 का, माने c1 डिवाइड बाई c2 इक्वल ना हो इन दोनों को, तब हमको कोई हल नहीं मिलेगा और हमारा जो ग्राफ होगा ये क्या कैसा ग्राफ होगा, समांतर ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों ये तीन कंडीशन हमारे बनते हैं। अब आगे हम देखते हैं अपना जो मेन टॉपिक है वज्र गुणनखंड विधि, इसका हम फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला कैसे बनता है, तो ये फार्मूला आपके जो सॉल्यूशन निकाले हैं एक्स और वाई, इससे मिलकर बनता है। मैं इसका आगे आप लोग सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, चलिए हम समझते हैं वज्र गुणनखंड विधि को। तो आपने जो युगपत समीकरण दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको जब आपने सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू ये मिला और y की वैल्यू हमको ये मिला। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ना नीचे ले आते हैं। ठीक है, देखिए, तो जब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले को जब नीचे लेके आएंगे इतने भाग को, तो ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल हो जाएगा 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 का। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे गैप कर देता हूँ क्योंकि पता चलेगा ये अलग है करके। इसमें भी क्या करना है, ये वाले पूरे भाग को नीचे लेके आना है, तो ये हो जाएगा y डिवाइड बाई c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, और ये आगे हमारा हो जाएगा इक्वल 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो x वाला जो टर्म है और ये वाला जो, माने इसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड, इसका लेफ्ट साइड इसका राइट साइड, तो इसका जो दोनों जो राइट साइड है ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो आप जानते हैं कि किसी भी मान लीजिए इक्वेशन का अगर राइट साइड आपस में इक्वल है या कोई भी टर्म अगर दो भाग में है, एक लेफ्ट है एक राइट है, और लेफ्ट राइट ये दोनों इक्वल हैं और लेफ्ट राइट ये दोनों इक्वल हैं, और मान लीजिए इसका राइट राइट इक्वल है, तो ये क्या होंगे, ये तीनों जो होंगे, जो सभी जो होंगे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते एक साथ। ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि लेफ्ट और राइट अगर इक्वल है और इसका लेफ्ट और राइट अगर इक्वल है, अगर इसका राइट और इसका राइट दोनों आपस में इक्वल है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक साथ आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों के एक साथ इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x1 b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल y डिवाइड बाई, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, c1 a2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस प्रश्न को, क्योंकि c1 कांस्टेंट टर्म है तो इसको पीछे ले जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख रहा हूँ a2 c1, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है इस तरह से बनता है और ये थोड़ा सुंदर दिखता है, क्योंकि इसको पढ़ने में हमें आसानी होती है, इसलिए अच्छा हम a2 को पहले रखते हैं। ठीक है, a2 c1 माइनस a1 c2, माने a वाले टर्म को पहले रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को बाद में रखते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये जो हमको मिला, क्या मिला, x डिवाइड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल y डिवाइड बाई a2 c1 माइनस a1
C2 इक्वल 1 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा कहलाता है वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला, सूत्र है यही। ठीक है, सूत्र है कहने का मतलब इसी तरह हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं और A1 A2 C1 B1 B2 C1। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 के क्या है, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब आपके पास प्रश्न ये आता है कि इतना लंबा फार्मूला है, x डिवाइड बाई ये लिखा है, वो y डिवाइड बाई ये लिखा है, 1 डिवाइड बाई ये लिखा है, तो ये हमारे लिए याद करना बड़ा कठिन होगा, ऐसा आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन इसके लिए याद करना बड़ा आसान है। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे स्टेप्स याद रख सकते हैं। देखिए इसके स्टेप क्या होते हैं, देखिए पहले आप ऐसा बना लीजिए B1 B2, ठीक है, और C1 C2। इसके लिए देखिए A1 A2 B1 B2, सॉरी C फॉर्म में है, C1 C2, और ये हो जाएगा आपका A1 A2 B1 B2। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसमें क्या करना है, B1 C2, तो B1 से चलना है आपको C2 तक, फिर उसके बाद माइनस चिन्ह लगाना है, B2 C1 ऐसा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें क्या क्या चेंज हो जाएगा, अगर इसमें मैं स्टेप बाद में लिखा हूँ, देखो इसमें क्या हो जाएगा, A2 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ और A1 का मल्टीप्लाई होगा C2 के साथ। इसमें देखिए A1 C2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये B1 है, गलती से 2 लिख रहा हूँ, ये B1 है। ठीक है, देखिए इसके स्टेप्स को समझते हैं। इसका स्टेप क्या होगा, पहले हमें क्या करना, चलो इसमें पहला B1 C2, ठीक है, B2 C1, इसमें क्या करना होगा, इसमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पहले नीचे को लेंगे, यानी पहला ये हो जाएगा B1 बोलता हूँ, B2 इंटू C1 माइनस A1 इंटू C2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये A1 C2 माइनस A2 B1, ये इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेप चेंज हो जाता है। अब देखिए इसको कैसे हम, मान लीजिए कोई प्रश्न दिया रहेगा तो इतना सारा लिखेंगे तो हमारा बहुत समय लगेगा, तो इसको समय बचाने के लिए हम कैसे करते हैं, देखिए ये मान लीजिए ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा इक्वेशन है, तो यहाँ पर देखिए अगर x वाले को लिखना है तो x वाले को आप बंद कर दीजिए अपने हाथों से। अब देखिए B1 C2, ये तिरछा B1 C2 को लिखना है, B1 C2 माइनस B2 C1। अगर आपको y वाला टर्म लिखना है तो y वाले को बंद कर दीजिए अपने हाथ से। देखिए नीचे चलना है B2 C1 माइनस A2 C2। ठीक है, B2 C1 माइनस A1 C2। ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब मान लीजिए कांस्टेंट टर्म की बात है इसके लिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको बंद कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा A1 B2 A2 B1। ऐसे आप अपने ऐसे हाथों से बंद कर दीजिए, तो जिस वाला x के लिखेंगे तो x वाला बंद करेंगे, y के लिखेंगे तो y वाला, कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म वाला बंद हो जाएगा। बाकी जो दो जो दिख रहे हैं उसको हमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। देखिए ये तो इसके स्टेप्स होगा एक फार्मूला का। कई बुकों में ऐसा लिखा जाता है यहाँ पर माइनस लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर ये स्टेप सेम हो जाता है। देखना एक और बता रहा हूँ, इसी पे यही सेम चीज़ है, इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूँ, कई बुकों में ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो उसको भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या करता है, माइनस कॉमन ले लेता है, ऊपर में माइनस वाई कर देता है, माइनस कॉमन ले लेता है, ये पहले आ जाता है और ये क्या हो जाता है बाद में हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, स्टेप चेंज हो जाता है। यहाँ हम क्या चल रहे थे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, फिर यहाँ चेंज हो रहा था नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, और फिर यहाँ पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बीच वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में हमारा क्या हो जा रहा है, स्टेप चेंज हो जा रहा है। लेकिन स्टेप को चेंज ना करें, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ही चले, इसके लिए क्या करता है, कई बुकों में यहाँ पर माइनस कॉमन ले दिया, तो A1 वाला पहले आ जाएगा, A2 वाला बाद में आ जाएगा, तो यहाँ पर स्टेप हमारा एक ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए स्टेप एक करना है तो कई बुकों में वैसा भी लिखा हुआ मिलता है, मैं यहाँ पे दोनों के बताता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा x1 B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा माइनस y, तो क्या हो जाएगा, A1 वाला पहले आ जाएगा, A1 C2 माइनस A2 C1, फिर इक्वल हो जाएगा 1 बाई A1 B2 माइनस
A2B1 ये माइनस ऊपर में लग जाएगा। तो माइनस ऊपर में कैसे लगा, यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले तो इधर आ गया और ये इधर चला गया, ठीक है। ये तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ये, अब इसमें स्टेप की हम चर्चा करते हैं कि हमारा जब ऐसा रहा फार्मूला, यहाँ पे माइनस वाई है, तब हमारा स्टेप क्या बनेगा। देखिए तो स्टेप हमारा कैसा होगा, इसके लिए देखिए B1 B2 C1 C2, इसके लिए A1 A2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले क्या होगा, B1 C2 माइनस B2 C1। अब देखिए इसमें A1 C2 माइनस A2 C1, B1 B2 माइनस A2 C1, ठीक है। इसमें स्टेप आपका चेंज नहीं हुआ। पहला क्या चलना है, B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। इसमें कैसे चलना, ऊपर से ही चलना है, A1 A2 माइनस A2 C1, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, A1 माइनस A1 A2 माइनस B2 B1, ठीक है। A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, ठीक है। देखिए इसमें स्टेप आपका चेंज नहीं होगा। इसमें स्टेप क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ये दोनों तरह से फार्मूला को लिखा जाता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दोनों, ठीक है। दोनों सही है, या इस फार्मूला से भी प्रश्न को बनाएंगे तब भी सही है, इस फार्मूला से प्रश्न को बनाएंगे तब भी सही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये अच्छा लगता है कि ये अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है दोनों में से एक ठो को याद रखेंगे, और आपको जब भी प्रश्न ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करना रहेगा, जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, तो आप इसमें से किसी भी एक फार्मूला को लगा सकते हैं। इसके लिए भी वो सेम है, एक बार इसके लिए बता देता हूं। जब x का मान लिखना रहेगा नीचे, तो x वाले को क्लोज कर दीजिएगा, बच गए B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। y वाले को लिखना होगा तो y वाले को बंद कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A1 C2 माइनस A2 C1, A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। जब कांस्टेंट टर्म का लिखना होगा 1 के डिवाइड बाय, तो c को क्लोज कर दीजिएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, क्या बोला मैं, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो ऐसा आप अपने हाथों को ऐसा सब बंद कर दीजिएगा, उससे क्या होता है, इसके स्टेप लिखने में बड़ी आसानी होती है, ठीक है। तो ये दो तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इस वाले फार्मूला को दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तरीका दो है, फार्मूला सेम है। आया बात समझ में। अब चलिए इसमें क्या होता है, एक प्रश्न को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि आपको ये जो विधि है अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इस वाले से भी बता दूंगा, इस वाले फार्मूला से, और इस वाले फार्मूला से भी बता दूंगा। दोनों फार्मूला से एक प्रश्न को सॉल्व करके बताता हूँ। दोनों फार्मूला नहीं बोलना चाहिए, एक ही फार्मूला, दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ, ठीक। चलिए देखते हैं फिर आगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल है x प्लस 2y इक्वल 3, 4x प्लस 3y इक्वल 2, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, आपका जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या है, राइट साइड में है। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी क्या होगा, कोई भी आपको इक्वेशन दिया रहा है या युगपत समीकरण दिया है, उस इक्वेशन को आपको वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। कभी भी वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे, ठीक है ना। जो राइट साइड में जो लिखा हुआ कांस्टेंट टर्म है उसको आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे। यानी आप देखिए कांस्टेंट टर्म इधर है तो उसको लेफ्ट साइड लाना है हमेशा। इस रूप में जब रहेगा आपका जब इक्वेशन जो है, अगर उस रूप में बन जाएगा, किस रूप में, x प्लस 2y माइनस 3 और 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल 0, यानी 0 आपका क्या होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा कहना है, 0 क्या होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। तब देखिए, तब की स्थिति में क्या होगा, हम इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा पहले आप सेटअप कर लीजिएगा, जो दिया गया जो आपको क्वेश्चन है उसको राइट साइड 0 रख लीजिएगा, कॉन्स्टेंट को लेफ्ट साइड, तब सॉल्व होगा। मैंने फार्मूला को दो तरीके से आपको बताया, दो तरीके से लिखा, मेथड 1 और मेथड 2 करके, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैं बताता हूँ, तो देखेंगे आप बिल्कुल ध्यान से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं बिना ये फार्मूला आप लोग को बताने के लिए लिखा हूँ कि यहाँ पे बिना y वाला है, यहाँ पे माइनस y वाला है, लेकिन आप जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको स्टेप याद है, तो फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट कैसे करता हूँ, कैसे स्टेप को समझता हूँ। इधर देखिए, मुझे अगर x का लिखना तो मैं x वाले को देखिए अपने एक हैंड से क्लोज कर दिया हूँ। अब बच गया y वाला और कांस्टेंट टर्म, देखिए तो ये क्या होगा, 2, यहाँ पे क्या है, -2 है, ऐसा तिर्यक गुणा कर रहा हूँ, 2 -2, फिर यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, फिर इसका तिर्यक गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3,
और माइनस का 3, फिर इक्वल। यहाँ पे y का लिख रहा हूँ तो y वाले को क्लोज कर दूंगा, मेरे पास दिख रहा है x वाला और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि ऊपर जब y जब प्लस रहता है तो यहाँ पे स्टेप चेंज हो जाता है, नीचे से ऊपर चलते हैं, यानी 4 का मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, 4 -3 माइनस, और एक यहाँ पर x के साथ 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, ये -2, यहाँ पे स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जब कांस्टेंट टर्म का जब लिखूंगा कांस्टेंट टर्म का, तो इसको क्लोज कर दूंगा तो ये बच गया, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं 1, और इधर है आपका 3, ये 3 माइनस 4 और 2, 4 और 2, ये ऐसा जिसका लिखेंगे उसको एक हाथ से बंद कर दीजिए और दूसरे हाथ से फिर देखिए। यहाँ पे बस याद रखेंगे y में स्टेप चेंज आएगा, अगर y प्लस वाला है तो नीचे से ऊपर की ओर पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ऊपर से फिर नीचे की ओर करेंगे, ठीक है। तो आगे जब ये सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा x डिवाइड बाई ये हो जाएगा -4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इक्वल y डिवाइड बाई ये हो जाएगा माइनस का 12, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल 1, ये हो जाएगा आपका 3, और ये माइनस और माइनस ये 4 का जो होगा इंटू 2 के साथ तो -1, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका प्लस का 5, ये हो जाएगा y डिवाइड बाई -10 इक्वल ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए ये पूरे आपस में इक्वल थे, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, तो x डिवाइड बाई 5 इक्वल होगा 1 डिवाइड बाई -5 का, और y डिवाइड बाई -10 इक्वल होगा 1 डिवाइड बाई -5 का, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल 5 बाई -5, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए y इक्वल होगा -10 बाई -5, तो ये माइनस माइनस कर जाएंगे, तो y इक्वल 10 का जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 2, y इक्वल आ गया +2, ठीक है। अब देखिए इसके लिए यहाँ पे -y है, तो स्टेप चेंज कर देंगे, काम सेम करना है, x इक्वल y ऐसा बना लेंगे, ये ऐसा, ठीक है। अब जब x के लिए जब करेंगे देखिए तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई -2 के साथ, 3 का -3 के साथ -3, और ये माइनस का 3, ठीक है। अब y के जब करेंगे तो y में जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पे माइनस वाला है, तो स्टेप क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा, यानी ऊपर से नीचे लेना है, तो यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, फिर -4 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, और इसके लिए फिर इसको क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, -4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, ये अब हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए आपको स्टेप याद है तो इस फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप स्टेप को याद रखिएगा, फिर डायरेक्ट यहाँ से फिर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ से तो आप सॉल्व करिए, x डिवाइड ये हो जाएगा माइनस का 4, ये फिर प्लस का 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 9 इक्वल -y, यहाँ पे आपका हो जाएगा -2, ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा 12, 4 से 12, ठीक है, इक्वल 1 बाई ये हो जाएगा 3 -8, ठीक है। ये आगे हो जाएगा x डिवाइड बाई 5 इक्वल -y बाई 2 प्लस 12, ये हो जाएगा प्लस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 5। अब सेम इसको एक बार इसके इक्वल एक बार इसके इक्वल, तो x डिवाइड बाई 5 इक्वल होगा 1 बाई -5 का, और y बाई 10 इक्वल -1 बाई 5 का। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 5 डिवाइड बाई -5, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा क्या माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा -y इक्वल हो जाएगा 10 डिवाइड बाई -5, तो -y इक्वल आ जाएगा आपका -2, तो y इक्वल आपका क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस दोनों कर जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जब मेथड 1 यानी स्टेप 1 से जब मैंने किया, जब ये यहाँ पे प्लस वाला लिया था y का, तब भी मेरा आंसर x इक्वल -1 और y इक्वल 2 आ रहा है। जब यहाँ पे माइनस वाला किया, बस यहाँ पे क्या हो रहा है स्टेप चेंज हो जा रहा है, फिर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है x इक्वल -1 y इक्वल 2 आ रहा है, माने दोनों में क्या हो रहा है सेम आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो कभी भी जब आपको वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना रहेगा तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे माइनस वाला है तो यहाँ पे a2 c2 माइनस a2 c1 करेंगे, अगर प्लस वाला है तो a2 c1 माइनस a2 c1 करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस वाला है तो यहाँ पे स्टेप क्या होता है, यहाँ पे स्टेप चेंज होता है। अगर प्लस वाला नहीं है, यहाँ पे माइनस वाला है, तो आपका सेम स्टेप चलता है, एक ही स्टेप रहेगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ से नीचे से ऊपर, ऊपर यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और यहाँ पे चेंज होगा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर,
और यहाँ पे क्या रहेगा, एक ही प्रोसेस रहेगा अगर यहाँ पे -y करते हैं। तो आपको जो भी इजी लगता है उस मेथड से आप बनाइएगा, चाहे इस वाले से बनाए चाहे इस वाले से बनाए। आप देख रहे हैं कि आपका सॉल्यूशन दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक बच्चों, तो अभी हम बस इतना ही देखेंगे। वज्र गुणनखंड विधि आपने इस पे दो तरह से सॉल्व करना सीखा। पहला तो इसके पहले आपने देखा समीकरण निकाय का हल का पता लगाना। आप तीन आपको कंडीशन बताया हूँ, उस कंडीशन का आप देखेंगे तो कोई भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसका आप हल जान सकते हैं कि हल कौन सा निकलेगा। फिर दूसरा आपने देखा वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला देखा, और फार्मूला से फिर आपने प्रश्नों का समाधान देखा। ठीक है, तो इसमें वज्र गुणनखंड विधि में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।